हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। तो इस क्लास में भी हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ही कंटिन्यू करेंगे, जो कि है 11 जनवरी 2022 का। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है? Who from among the following appoints the secretary of a ग्राम पंचायत? तो ये अपॉइंट करती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के द्वारा सेक्रेटरी जो है अपॉइंट किया जाता है, ना कि इलेक्ट किया जाता है। बाकी जो मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत में, जैसे कि पंच हो गए, सरपंच हो गए, वो सभी इलेक्टेड होते हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन और रीज़न दिया है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो कथन है, खेतिहर मजदूरों को साल भर नियमित काम नहीं मिलता है, ये बात सही है। और कारण दिया है कि भूस्वामी दूसरे गांवों से सस्ते श्रम के लिए जाते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो ये नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर मैं दूँ तो इसका रीज़न क्या है कि खेतिहर मजदूरों को नियमित काम नहीं मिल पाता, क्योंकि काम होता ही नहीं है पूरे साल भर। क्योंकि जो खेती होती है, खेती में कुछ महीनों के लिए लिमिटेड वर्क होता है। जैसे मान लो धान की खेती को ही ले लो, तो धान की खेती में कुछ महीनों का ही वर्क होता है, जैसे कि 6-7 महीने का काम होता है। तो उस टाइम पर तो इन लोगों को काम मिल जाता है, खेतिहर मजदूरों को। ये खेतिहर मजदूर होते हैं जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। अब लेकिन जिन महीनों में वो फसल नहीं होती, कोई काम नहीं होता फसल का, तो उस टाइम पर इनको काम नहीं मिलता। तो इसका जो रीज़न दिया है ये इस वजह से गलत है, क्योंकि लैंड ओनर्स दूसरे गांवों से सस्ते श्रम के लिए जाते हैं, उस वजह से नहीं इनको काम मिलता, बल्कि जो खेती होती है उसके लिए लिमिटेड पीरियड तक ही काम होता है, इस वजह से इनको काम नहीं मिलता। तो कारण गलत दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श लोकतंत्र में शक्ति का वास्तविक स्रोत क्या है? तो शक्ति का वास्तविक स्रोत है लोग, द पीपल। लोकतंत्र मतलब लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा शासन, लोगों का शासन। तो लोग ही इसमें सर्वे सर्वा होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्टीरियोटाइप के उदाहरण हैं? यहाँ पर सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी। स्टीरियोटाइप है कि हमने लड़के या लड़कियों को बांध दिया है किसी एक छवि में, एक इमेज बना दी उनकी, या फिर उनके लिए कुछ दायरा सेट कर दिया है कि लड़कियां जो है भावुक होती हैं, सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, जेंटल होती हैं, और लड़कों के लिए क्या बना दिया है कि लड़के उपद्रवी और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। तो यहाँ पर स्टीरियोटाइप के उदाहरण ये दोनों ही हैं। तीसरा जो है ये स्टीरियोटाइप नहीं दर्शा रहा, यहाँ पर बात हो रही है कि लड़के और लड़कियाँ गणित में अच्छे हैं। तो अक्सर कहा जाता है कि बॉयज़ गणित में अच्छे हैं, जो कि स्टीरियोटाइप को प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ पर दोनों को अच्छा बताया मैथ्स में, तो यहाँ पर ये स्टीरियोटाइप को एक तरह से चैलेंज कर रहा है। तो ये वाला सी हटा करके ए और बी हो जाएगा यहाँ पर सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेख निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको कुछ राइट्स देता है, जैसे उसको कोई पुलिस हिरासत में कोई ज़्यादा मारपीट ना करे उसके साथ, तो इस तरह के कुछ राइट्स देता है। उनको जान लेते हैं कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं। तो आर्टिकल 22 और आपराधिक कानून भी प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को अगर गिरफ्तार कर लिया तो वो क्रिमिनल साबित हो गया, वो फिर भी उसका साबित नहीं हुआ है कि वो क्रिमिनल है कि नहीं है, वो निर्दोष भी हो सकता है। तो उसके लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं जिससे कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो जिस अपराध के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, उस अपराध की गिरफ्तारी के समय सूचना पाने का उसको अधिकार है। उस व्यक्ति मतलब जिसको आप पुलिस वाले गिरफ्तार कर रहे हैं, उसको व्यक्ति को वो बताएंगे कि आपने क्या गुनाह किया है, किसके लिए आपको गिरफ्तार कर रहे हैं।
दूसरा है गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार, तो ये एक राइट दिया गया है। तीसरा है गिरफ्तारी या हिरासत के दौरान दुर्व्यवहार या अत्याचार न करने का अधिकार, उसको कोई मार पिटाई नहीं कर सकता। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा किस तरह से वो मार पिटाई करते थे, ज़बरदस्ती उनसे गुनाह कबूल करवाते थे, तो इसी वजह से इस चीज़ को भी बंद कर दिया गया। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो इसीलिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, हो सकता है वो ज़बरदस्ती कबूल करवाया गया हो किसी के द्वारा। फिर है कि 15 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों को सिर्फ पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। अगर उनसे पूछताछ करनी है तो पुलिस को उनके घर पर ही जाना पड़ेगा। तो ये कुछ राइट्स मिलते हैं गिरफ्तार व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित और सीमांकित करता है। शक्तियों का ये पृथक्करण, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है और आपको सही इसमें से चुनना है। देखो, मैं इन स्टेटमेंट्स की बात करूं तो ये सभी सही हैं, लेकिन मैं ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन पर जाऊं तो ऑप्शन में 4th ऑप्शन सही हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी ऑप्शन जो हैं इसी तरह से दिए हुए हैं। वैसे तो कोई भी हम टिक कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि सारे ही सही हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन बेसिकली इनको देने चाहिए थे। अब क्योंकि ऐसे ही ऑप्शन दिए गए हैं तो 4th ऑप्शन इसमें चुन लेते हैं हम। और यहाँ पर चारों पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी से मैच करके देख सकते हैं, चारों ही पॉइंट सही हैं कि राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम इससे होती है। ये जो शक्तियों का पृथक्करण है ना, ये जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इन तीनों का क्या है कि ये एक दूसरे के जो काम है उसमें मतलब इंटरफेयर भी नहीं करेंगे और किसी को भी कोई डिसीजन लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो अब इससे क्या होगा कि राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम हो जाएगी। कोई भी अंग जो है अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकता। अब देखो, अगर ये मिले हुए होते तो क्या होता कि जैसे जिसकी गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से जो जजमेंट है वो दिलवाता, तो एक तरह से न्याय में एक तरह से हम कह सकते हैं मिलावट हो जाती। लेकिन अलग है तो सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकते ये। प्रत्येक अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, भारत में सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करता है और राज्य के तीनों अंगों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखता है। तो ये चारों पॉइंट्स यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को हकीम शेख को स्वास्थ्य के अधिकार के तहत मुआवजा देने का निर्देश दिया? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 21, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ की बात करता है और राइट टू हेल्थ जो है ना वो राइट टू लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से आर्टिकल 21 यहाँ पर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जांच के लिए 2005 में गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर, जस्टिस राजेंद्र सच्चर। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब एक समुदाय को सामाजिक और आर्थिक विकास के हाशिए पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है तो इसे किसके रूप में जाना जाता है? देखो, हिंदी से तो आप समझ जाएंगे क्योंकि हिंदी में तो हाशिया ही लिख दिया इन्होंने, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी टर्म्स अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाशियाकरण। तो जब एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये अलग कर दिया जाता है सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, तो एक तरह से उसको हम कह सकते हैं कि वो कम्युनिटी मार्जिनलाइज कर दी गई है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ दी गई है आजीविकाओं की सूची और दूसरी तरफ उनके कार्य की प्रकृति, मतलब किस तरह का काम है उनका। सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको मिलाएं तो ये हो जाएगा, ए से दूसरे को मिला देंगे। रिक्शा चालक जो है स्वरोजगार है इसका, मतलब खुद का रोजगार है, लेकिन कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं इसके पास। और दूसरे को हम मिला देंगे पहले से, कपड़ा उद्योग का जो कर्मचारी है
शिफ्ट वर्क है, अस्थाई या फिर अनियमित काम है। मतलब जब इसके पास फैक्ट्री के पास ऑर्डर आएगा तब इसको काम मिलेगा, तो इसका मतलब इसका जो काम है ना टेम्परेरी काम है। तो ये जो सी है, सी को हम मिला देंगे फोर्थ से। कार्यालय का कर्मचारी यानी कि जो ऑफिस में जो वर्क करता है, ऑफिस वर्कर जो है उसको मंथली सैलरी मिलती है, और तो इसका काम एक तरह से हम कह सकते हैं परमानेंट हो सकता है, परमानेंट होता है ज़्यादातर इसका काम, तो कुछ सालों के लिए फिक्स हो जाता है काम इनका। फिर डी को मिला देंगे हम थर्ड से। दूसरे कर्मचारियों को दुकानदार नियुक्त करता है और खुद का रोजगार है। जो दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, आपने देखा ही होगा, खुद का ही काम रहता है उसका। और कोई बड़ी दुकान वाले अगर होते हैं तो दूसरे कर्मचारी को भी नियुक्त कर लेते हैं। जैसे कपड़े की दुकान में आप जाएं या फिर कोई बड़ी शॉप जिस पर ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, तो वहाँ पर वो ज़्यादा दूसरे कर्मचारी को भी अपॉइंट कर लेते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कर दें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।